ये है अपने राजस्थान का नक्शा सदाबहार। और इसको आप जितना प्रैक्टिस के तहत लोगे उतना आपका जीके वो आसान होता जाएगा। वैसे राजस्थान के जीके का मेन ट्रिक यही है। बाकी की जो आप रटने की ट्रिक बनाते हो वो सब क्षणिक है, लेकिन ये आपका परमानेंट साथ में रहने वाला ट्रिक है। तो चलो दोस्तों, अपन ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करके राजस्थान के ज़िलों के उपनाम पढ़ते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? बीच से शुरू करें, नागौर से। भाई नागौर का मैं रहने वाला हूँ, तो पहले हक बनता है नागौर का। तो चलो, ये नागौर जिसकी गोभी जैसी आकृति है, जिसको हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, गोभी का फूल वैसी आकृति है ना। तो इसको कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे धातु नगरी, धातु नगरी ये एक नाम हो गया। फिर औजारों का शहर, औजारों का शहर, ठीक है। फिर इसका एक डीडवाना उपखंड है नागौर का, उसे उपकाशी कहते हैं, उपकाशी कहते हैं। तो ये तीन इसके प्रसिद्ध उपनाम है नागौर में बनने वाले, उनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब देखो दोस्तों, धातु नगरी और औजारों का शहर क्यों कहते हैं? भाई किसी न किसी का जो उपनाम पड़ा है, निकनेम पड़ा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है। तो कारण अगर हमारे दिमाग में रहता है, हमें याद रहता है, तो उसका उपनाम भी हमें आसानी से याद रह जाता है। तो नागौर के अंदर ज़्यादातर जो आपके कृषि कार्य के जो औजार है वो बनाए जाते हैं। और आपको पता है नागौर में सबसे अधिक पशु मेले लगते हैं, और उन पशु मेलों की प्रमुख विशेषता ये रहती है कि वहाँ पे कृषि संबंधी औजार बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो कभी अगर आपके राजस्थान नागौर का घुमा के कोई पशुओं पे उपनाम आ जाए ना, तो आप याद रखना कि नागौर संबंधित देना। जैसे पशुओं के लिए जाने वाला ज़िला तो नागौर, पशु मेलों के लिए जाने वाला ज़िला तो नागौर, औजारों के लिए, कृषि औजारों के लिए जाने वाला ज़िला नागौर, ठीक है। तो ये सब नागौर के उपनाम हैं। अब उपकाशी डीडोणा कहते हैं। तो आपको पता है ये काशी का जो चक्कर है ना, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। देखो मैं आपको यहाँ कन्फ्यूज थोड़ा दूर करता हूँ, याद रखना आप, है ना। देखो, एक तो राजस्थान की काशी, राजस्थान की काशी, फिर राजस्थान की द्वितीय काशी, फिर लोडी काशी, फिर उपकाशी। तो ये राजस्थान की 2-3 काशियों पे काशी से संबंधित उपमा दी जाती है। देखो राजस्थान की काशी, इसे छोटी काशी के नाम से जाना था। छोटी काशी, राजस्थान की छोटी काशी जयपुर को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये बताया जाता है कि राम सिंह जो वहाँ का शासक रहा है, उसके समय काशी के विद्वानों का जयपुर आना जाना काफ़ी लंबे समय तक बना रहा था, इसलिए जयपुर को काशी कहते हैं। द्वितीय काशी किसको कहते हैं? बूंदी को। बूंदी को क्यों कहते हैं कि सूर्यमल मिश्रण का काशी से काफ़ी गहरा संबंध रहा, वाद विवाद संबंधी आना जाना विद्वानों के यहाँ, इनका वहाँ, तो इनका भी, इसलिए आपको बूंदी को भी द्वितीय काशी कहते हैं। लोडी काशी कहते हैं बांसवाड़ा को, क्योंकि वहाँ पे काशी की तरह मंदिर वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, इसलिए। उपकाशी डीडोणा कहते हैं कि यहाँ के जो विद्वान, जो यहाँ के भामाशाह थे, उनका संपर्क भी काशी से बना रहा था। तो इसलिए दोस्तों, इन चारों बातों को अलग अलग तरीके से याद रखना आप, ठीक है। तो इनमें से हमने सबसे पहले पढ़ा डीडवाना, जिसको उपकाशी कहते हैं, ठीक है। अब उसे आगे अपन चलते हैं गंगानगर की ओर। तो ये है राजस्थान का मुकुट। भाई गंगानगर, श्री गंगानगर तो राजस्थान का मुकुट, ये सबसे ऊपर है उत्तर दिशा में। तो इसे कई उपमाएँ दी जाती है। एक उपमा दी जाती है अन्नागार, एक अन्न का भंडार, एक दी जाती है फलों का शहर, एक दी जाती है बागानों का शहर। अब देखो दोस्तों, 4 नाम है, ये 2 तो एक ही मालवा, अन्नागार है, अन्न का भंडार। अब श्री गंगानगर को अन्न का भंडार क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई कारण है। तो इसके पीछे सीधा सा कारण है कि यहाँ पे गेहूँ की जो फसल है, या गेहूँ का जो उत्पादन है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और राजस्थान में जो गेहूँ की अधिकतर आपूर्ति है, वो श्री गंगानगर में उत्पन्न हुए गेहूँ से ही की जाती है, इसलिए श्री गंगानगर को अन्न का भंडार कहते हैं। अब इसके पीछे एक प्रश्न और बनता है कि श्री गंगानगर में अन्न का भंडार कहने के पीछे कौन से स्रोत का प्रमुख, या कौन से स्रोत की प्रमुख भूमिका है?
तो वो ये बताई जाती है श्री गंग नहर की, न कि इंदिरा गांधी नहर की। हमेशा ध्यान रखना आप, गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई है वो श्री गंग नहर से होती है, न कि इंदिरा गांधी नहर से। हाँ, इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है लेकिन गंग नहर के मुकाबले कम होती है, इसलिए गंग नहर का ज़्यादा इसमें रोल रहता है। फिर फलों का शहर, अब आपको पता है किन्नू वगैरह के सब सर्वाधिक फल आपको श्री गंगानगर में मिलते हैं, इसलिए फलों का शहर कहते हैं। अब बागानों का शहर, दोस्तों यहाँ पे फिर एक नया प्रश्न बन जाता है, एक बागानों का शहर, एक बागों का, बागों या उद्यानों का, उद्यानों का। तो दोस्तों बागान तो यानी फसल के जो बागान तैयार किए जाते हैं वो बागान, और उद्यान यानी जो गार्डन होते हैं जगह जगह बने हुए आपके छोटे छोटे बाग, वो अलग है। तो बागानों का शहर तो कहते हैं श्री गंगानगर को, लेकिन बागों और उद्यानों का शहर कहते हैं कोटा को। तो इस चीज़ को आप विशेषतः ध्यान में रखना, यहाँ कहीं कंफ्यूज नहीं होना है अपने, बागान और बाग अलग अलग चीज़ है। अब उससे आगे अपन चलते हैं, ये है आपका बीकानेर। तो दोस्तों प्राचीन काल का जंगल प्रदेश, जिसकी राजधानी छत्रपुर नागौर का क्षेत्र रहा है, ठीक है। तो नागौर में इसमें जोड़ देते हैं कि नागौर को छत्रपुर के नाम से भी जाना गया प्राचीन काल में, और जंगल प्रदेश ही है। तो बीकानेर का एक प्राचीन नाम रातानाडा भी है, तो इसे रातानाडा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी इसकी उपनाम है ऊन का घर। अब आपको पता है कि राजस्थान में क्या लगभग भारत में भी सर्वाधिक ऊन से संबंधित अनुसंधान जो केंद्र है वो आपके बीकानेर में ही है, इसलिए अपने बीकानेर को क्या कहते हैं, ऊन का घर। और एक और उपमा दी जाती है ऊंट का घर। अब आपको पता है राजस्थान में ऊंट से संबंधित जो मेले बढ़ते हैं साल में 2 बार, वो आपके बीकानेर में बढ़ते हैं, तो इसलिए इसे ऊंट का घर भी कहते हैं। अब इसे आगे अपन चलते हैं जैसलमेर। तो दोस्तों ये राजस्थान की शान है, कौन, जैसलमेर। भाई आपको जब भी राजस्थान पे रेगिस्तान शब्द आ जाता है तो अपने आप हमारे दिमाग में जैसलमेर आ जाता है। सम के दौरों की वो सवारियाँ, वो सैलानियों का आना जाना, यानी एक तरीके से वास्तविक राजस्थान आपको जैसलमेर में देखने को मिलता है। अब जैसलमेर के कई उपनाम हैं। पहला उपनाम था जैसे गुलाब, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। अब दोस्तों देखो, रेगिस्तान में एक इतना सुंदर शहर जिससे हम किससे तुलना कर सकते हैं, गुलाब से कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई खूबसूरत पुष्प है ही नहीं। तो जैसलमेर की तुलना गुलाब से की जाती है, इसलिए इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। और दूसरा, इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं। अब अंडमान क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के हैं उनके चारों ओर पानी है, वो पानी के बीच में है, लेकिन यहाँ पे जो जैसलमेर है उसके चारों ओर रेगिस्तान है और रेगिस्तान के बीच में, इसलिए इसकी तुलना अंडमान निकोबार से भी की जाती है। अब तीसरी बात, इसे हवेलियों का शहर कहते हैं, हवेलियों का शहर। अब आपने पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे अपन, और कहीं पढ़ा भी होगा, पट्टुओं की हवेलियाँ, ऐसी कई प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं जिनको देखने के लिए सैलानी दूर दूर से ऐसे विदेशों से भी आते हैं और उनकी खूबसूरती का वर्णन करते हुए नहीं थकते, तो इसलिए हवेलियों का शहर भी कहते हैं। तीसरी बात, इसे झरोकों का शहर। अब हवेलियाँ हैं तो हवेलियाँ के बाद झरोका भी बहुत ज़्यादा, उनकी खूबसूरती का प्रमुख कारण ही झरोके हैं हवेलियों का, इसलिए इसे झरोकों का शहर कहते हैं। और फिर आगे हम इसे गलियों का शहर, किस बात का, गलियों का शहर। अब जो हवेलियाँ हैं उनको देखने के लिए पर्यटक गलियों में घूमते रहते हैं, क्योंकि गलियाँ संकड़ी है और आप जहाँ देखोगे वहाँ गलियों में आपको सैलानी नज़र आएंगे, इसलिए इसे गलियों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। अब उससे आगे अपन चलते हैं, तो इसे स्वर्ण नगरी। अब दोस्तों यहाँ एक फिर चीज़ आ जाती है, एक स्वर्ण नगरी, एक सुवर्ण नगरी। अब स्वर्ण नगरी है वो तो जैसलमेर को कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है कि जैसलमेर में ज़्यादातर पीले पत्थरों का उपयोग हुआ है हर विरासत को बनाने में, तो इसलिए जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी इसका उपनाम है। और वो पीले पत्थर जब सूर्य की किरणें उन पर जाके टकराती है तो वो चमक उठते हैं, एक तरीके से सोने की तरह उनकी चमक निकलती है, तो इसलिए स्वर्ण नगरी कहते हैं, ठीक है। और जो स्वर्ण नगरी है वो आपकी किसको कहते हैं, जालौर को कहते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके अंतर को, इन शब्दों के फ़र्क को आप याद रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं बाड़मेर। यह दोस्तों बाड़मेर,
इसे कहते हैं थार नगरी। क्या कहते हैं? थार नगरी। देखो दोस्तों याद रखना बच्चे तरीके से, थार नगरी। एक बार प्रश्न भी आएगा थार नगरी किसे कहते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, जो भी है। तो थार नगरी किसे कहते हैं? बाड़मेर को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अब बाड़मेर में 2-3 स्थान ऐसे हैं जो अपने उपनामों के लिए प्रसिद्ध है। देखो, एक तो आपका किराडू, किराडू ये बाड़मेर में है, जो आपके हिंदू जैन मंदिरों के प्राचीन अवशेषों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। सैलानी वहाँ से दूर दूर देखने के लिए आते हैं, और ये 11वीं शताब्दी से पहले के मंदिर है। तो इन मंदिरों की तुलना है वो आपके खजुराहो के मंदिरों से की जाती है, इसलिए किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अब दोस्तों ये खजुराहो शब्द आया है तो ये राजस्थान में 2-3 जगह उपयोग हुआ था। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराडू को। मेवाड़ का जो खजुराहो है वो जगत मंदिरों कहते हैं, और हाड़ौती का जो खजुराहो है वो बंडदेवरा 12 के अंदर है, उनको कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो खजुराहो उपनाम दिए गए हैं, इनको आप अंतर को ध्यान में रखना। किराडू को राजस्थान का, और मेवाड़ का जगत मंदिर को, और हाड़ौती का बंडदेवरा को। अब उन्हें मिनी खजुराहो भी कहते हैं, 2 नाम दिए हैं बंडदेवरा वाले। आगे अपन चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे तुलना करते हुए अगर अपन साथ चलेंगे ना तो इजी वे में वो याद हो जाएंगे, और उनमें जो फ़र्क है वो हमारे दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, याद रखना दोस्तों। फिर एक नाकोड़ा, नाकोड़ा। अब उसका उपनाम तो नहीं है, लेकिन इसका एक प्राचीन नाम है जिसे कहते हैं मेवा नगर। ये भी एक बार हमारे आरएस में प्रश्न आया था कि भाई मेवा नगर किसका प्राचीन नाम रहा है, तो याद रखना नाकोड़ा का प्राचीन नाम है वो मेवा नगर आता। अब एक है पिपलूद, ये पिपलूद, इसे मारवाड़ का माउंट कहते हैं। मारवाड़ का माउंट यानी 56 की पहाड़ियों के पहाड़ है, तो यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। जो माउंट आबू से आपकी इनकी जो जलवायु वगैरह है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, इसलिए इन्हें मारवाड़ के माउंट कहते हैं। तो दोस्तों बाड़मेर के ये 4 नाम बन रहे हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान में रखना। कोई इनमें विशेष कन्फ्यूज वाली चीज़ नहीं है, ये बार बार आगे और भी आएंगे तो हम इनको रिपीट करते हुए चलेंगे, और आप इनको इजी वे में याद कर लोगे। कोई घबराने वाली, कोई रटने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब इसे आगे चलते हैं अपन। यहाँ है जालोर। अब जालोर का जैसा मैंने यहाँ चर्चा की थी, जालोर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। प्राचीन काल में इसका नाम था जाबालीपुर। अब जाबालीपुर क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रीजन बताए कि जाबाली ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। कोई कहता है यहाँ पे जाल की वर्षों की अधिकता है इसलिए इसका नाम जालोर पड़ गया। तो वो अलग अलग चीज़ें आप आगे उनका अध्ययन करेंगे आराम से, मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा आपको। देखो राजस्थान में क्या क्या कैसे हुआ है, बड़ा आनंद आएगा आपको। अब जालोर के अंदर ये हो गया। अब जालोर में एक स्थान है सांचौर, सांचौर। अब सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं भाई। अब आपको पता है पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि 5 नदियों के जाल के अंदर लोग बसे हुए थे, तो इसलिए उन्हें पंजाब प्लस आब यानी पंजाब। तो ये स्थिति आपके लूणी नदी की जो सहायक नदियों का जो तंत्र है वो यहाँ बनती है, तो इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों आगे अपने सिरोही के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों सिरोही का काफ़ी नाम सुना होगा, क्यों राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन आपको पता है सिरोही में ही है। सिरोही में है ना राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, कोई दूसरा और है? कमेंट कर बताया कोई दूसरा हो तो, मैं तो आज तक पढ़े हो नहीं भाई। और राजस्थान जी के पढ़ता हूँ तो 20 साल हो गए, कई बार पढ़ लियो, कहीं कंपटीशन दे लिया, कहीं में सफलता अर्जित कर ली, लेकिन आज भी मन करे राजस्थान जी के कंटिन्यू पढ़ते रहूँ। और था जी से तैयारी कर बड़ा जगह लोग है मन पढ़ाऊँ भी, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे या आप लोगों की सलाह से चैनल शुरू किया है। अब आप देखो कितना समझ में आता है, कैसे आप इसका फ़ायदा उठाते हो। तो चलते हैं दोस्तों सिरोही, यह है सिरोही। अब सिरोही की मोटे रूप में उपमा दी जाती है देवनगरी। क्या कहा जाता है? देवनगरी। यह देवनगरी। अब एक है उपदेवनगरी। देखो दोस्तों ये जो आ रहे हैं ना इनको थोड़ा ध्यान रखना, देवनगरी, एक है उपदेवनगरी।
अब देवनगरी कहते हैं सिरोही को और उपदेवनगरी कहते हैं पुष्कर को। किसको कहते हैं? पुष्कर को। बस इतना ध्यान रखना आपको। फिर सिरोही के अंदर है आबू, माउंट आबू, जिसका राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर कहा कर्नल जेम्स टोड ने। तो उस आबू को राजस्थान का हिमालय भी कहते हैं और उस आबू को राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। तो दो उपनाम दे सकते हैं आबू के, राजस्थान का हिमालय और राजस्थान का शिमला। ठीक है। अब एक बात ये भी आती है कि राजस्थान का चेरापूंजी, हम उसे अगर स्थान विशेष की दृष्टि से कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा स्थान राजस्थान में चेरापूंजी उपनाम से जाना जाता है, वह माउंट आबू, और जिले का अगर नाम आ जाए तो अपन कहेंगे झालावाड़। ये थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना आपको, मेरे अवलोकन से ये चीज़ निकल के आती है। ठीक है। अब उससे आगे चलते हैं अपन। यहाँ है उदयपुर। अब उदयपुर का नाम आते हैं सबके दिमाग में आ जाता है झीलों की नगरी। वास्तव में झीलों की नगरी है, बहुत ज़्यादा वहाँ झीलें हैं और उन झीलों की खूबसूरती बहुत अच्छी है और उन खूबसूरती का आनंद लेने दुनिया के अधिकतर लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। इसलिए झीलों की नगरी के पीछे इसे सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, सैलानियों का जन्नत भी कहा जाता है। और उसके अलावा इसे माउंटेन फाउंटेन का शहर भी कहा जाता है। और इतनी अधिक झीलें हैं तो आपको पता है भारत में सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं? जम्मू कश्मीर की। तो इसलिए राजस्थान की इसे जम्मू कश्मीर भी कहते हैं और इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं और इसे आप पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। और इसके अलावा इसे अपने पत्थरों का शहर भी कहते हैं, इसे जिंक शहर भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, ये थोड़ी आप ध्यान में रखना। ठीक है। अब उसे आगे चलते हैं। डूंगरपुर। डूंगरपुर को कहते हैं पहाड़ों का शहर। क्या कहते हैं? पहाड़ों का शहर। देखो, पहाड़ों का शहर। फिर ये बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के कई उपनाम हैं। इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। अब 100 द्वीपों का शहर क्यों कहते हैं? तो ये इसलिए कहते हैं कि महाई नदी में जब जल की अधिकता होती है सामान्यतः मानसून के मौसम में, तो जो आपका ये बांसवाड़ा है ये ज़्यादातर पथरीला है और इन जगह जगह महाई नदी ने इसके अंदर द्वीप बना दिए। तो वहाँ पे पानी भर जाता है और छोटे छोटे जो कस्बे हैं वो द्वीप के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो इसलिए इसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं और इसे मानसून का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अब मानसून का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, ये थोड़ा मेरे तो कमी जच रहा है, लेकिन उपमा दी जाती तो अपने को याद रखना है कि मानसून वैसे तो ज़्यादातर आपके यहाँ झालावाड़ से इधर से प्रवेश करता है। तो इसे मानसून का शहर भी कहते हैं। इसे आदिवासियों का शहर भी कहते हैं। आपको पता है राजस्थान में ज़्यादातर आदिवासी यहीं है और आदिवासियों को जो सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर का मेला, जो माघ मास की पूर्णिमा को भरता है, खंडित शिवलिंगी वहाँ पूजा होती है, वो तो डूंगरपुर में है। ठीक है। लेकिन इसे आदिवासियों का शहर भी कहते हैं। अब इसे आगे अपन चलते हैं तो ये प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ तो आपको पता है अभी नया बना हुआ जिला है। कब बना था? 2008 में, 26 जनवरी 2008 में परमेश्वर कमेटी की सिफारिश पे 3 जिलों को तोड़ के बनाया गया था। तो प्रतापगढ़ को राधा नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राधा नगरी। देखो, राधा नगरी और राधा नगरी। और इसका प्राचीन नाम कांठल भी रहा है। कांठल का क्षेत्र कांठल रहा है। इसे देवरिया भी कहते थे। तो ये भी इसके प्राचीन नाम है। उपनामों के रूप में आप जान सकते हो, याद रख सकते हो, कहीं अगर प्रश्न आ जाए। अब उसके ऊपर अपन चलते हैं चित्तौड़गढ़। ये है भाई चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ कहते हैं राजस्थान का गौरव और बाजरे को भी राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव क्यों कहते हैं आपको पता है? इसके पीछे काफ़ी लंबा इतिहास रहा है जो अपने इतिहास में जानेंगे आराम से। इसे प्राचीन काल में चित्रकूट नगर भी कहा जाता था और इसे खिजराबाद भी कहा जाता था। मध्यकाल में अलाउद्दीन ने जब इसको जीत लिया था और अपने बेटे को खिजर खां को यहाँ दे दिया था, 1303 वाला जो साका वगैरह हुआ था, उसकी घटना पूरी आगे जाके पढ़ेंगे। देखो मैं इतिहास कैसे पढ़ा था, याद रखोगे आप। और इसके अंदर एक मातृकुंडिया जगह है जिसको मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिद्वार। ये याद रखना आप, है ना। अगर आप पटवारी के, पुलिस के, RS परी के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उनकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट। हरिद्वार किसको कहते हैं? मातृकुंडिया, जो आपके चित्तौड़गढ़ में है। अब उसके अलावा ये तो चित्तौड़गढ़ का मुख्य भाग है, लेकिन ये जो भाग है ये रावतबाटा, और रावतबाटा को राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं क्योंकि राजस्थान का एकमात्र परमाणु बिजली घर रावतबाटा में ही है, चंबल नदी के ऊपर बनाया हुआ।
तो चित्तौड़गढ़ में जो आपके रावत भाटा उसको अणनगरी कहते हैं। अगर रावत भाटा का नाम नहीं आए, केवल चित्तौड़गढ़ का जाए तो चित्तौड़गढ़ को अपन देना, रावत भाटा अणनगरी किसे कहते हैं तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ठीक है, अब उससे आगे अपन चलते हैं, यह है भीलवाड़ा। अब दोस्तों भीलवाड़ा का नाम आते ही वहाँ की जो तालाब है और वहाँ जो तालाबों से सिंचाई होती है वो प्रमुखतः हमारे दिमाग में आ जाती है। तो भीलवाड़ों को हम तालाबों की नगरी भी कहेंगे। अब उसके अलावा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक भीलवाड़ा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो सूती वस्त्रों से संबंधित इसके 2-3 नाम बनते हैं। देखो, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। अब इसे राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कारण है कि दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत यूके ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर वहाँ से हुई थी। दुनिया में सबसे पहले बड़ी बड़ी जो औद्योगिक इकाइयाँ कपड़ों की वो वहाँ स्थापित की गई थी, इसलिए उससे तुलना अपने भीलवाड़ा की जाती है, मैनचेस्टर। ठीक है, और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर वो भिवानी अलवर को कहते हैं। ये थोड़ा फर्क ध्यान रखना, नवीन मैनचेस्टर भिवानी और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। ठीक है, अब इसके अलावा इसे अब्रक नगरी भी कहते हैं और अब्रक मंडी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक अब्रक का खनन होता है और अब्रक से संबंधित कई यहाँ उत्पादन होते हैं। अब्रक ईंटें वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध है, जो अपना आगे जाके खनिजों में पढ़ेंगे। तो इसलिए अब्रक नगरी और अब्रक मंडी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे आगे अपन चलते हैं, तो ये अजमेर। अब अजमेर का नाम आते हैं, आपको पता है कि राजस्थान के बीच में, तो राजस्थान का इसे हृदय दिल कहेंगे, तो राजस्थान का हृदय है। इसके अलावा इसे राजपूताना की कुंजी कहा जाता था, राजपूताना का नाका कहा जाता था। और इसके अलावा अलवर को अंडों की टोकरी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक मुर्गी पालन का उत्पादन है वो आपके अजमेर में होता है। अपन पशुपालन के साथ में पढ़ेंगे, और उस मुर्गी परिमाण ज़्यादा होता है तो अंडे भी वहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है और अन्य जगह वो भेजे जाते हैं, इसलिए इसे अंडों की टोकरी भी कहते हैं। और जो आपका पुष्कर है, इसे आपको पता है क्या कहते हैं, तीर्थों का मामा। अब ये तीर्थों के जो रिश्तेदार हैं ये काफ़ी कई लोगों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अपन देख लेते हैं। देखो कैसे, देखो तीर्थों के रिश्तेदार, तीर्थों का मामा। अब मामा तो हो गया पुष्कर और भांजा, मामा का भांजा हो गया आपके धौलपुर में मंचकुंड। ठीक है, अब तीर्थों का ये हो गया नानी, तीर्थों की नानी, मामा भांजा नानी भी होनी चाहिए। ये नानी है देवनानी, ये आपके जयपुर में, देवनानी जयपुर में। और फिर इनका एक बाबा भी है, किसका, तीर्थों का बाबा। और तीर्थों का बाबा विमलकुंड कौन, कहाँ पे, भरतपुर में। तो तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर, तीर्थों की नानी देवनानी जयपुर और तीर्थों का बाबा विमलकुंड भरतपुर। तो ये तीर्थों के जो अलग अलग उपमाओं से जो नाम बन रहे हैं उनका आप थोड़ा ध्यान रखना। और कोई वैसे कठिन नहीं है, बस एक बार आप सरसरी नज़र से अगर इनको देख लेते हो तो हमेशा लिए आपको याद रहेंगे। और आगे हम इन पर चर्चा भी करेंगे जब नदियों का चैप्टर आएगा, ये किस नदी के तट पे कैसी स्थिति बना रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, जलवायु में भी इनके नाम आएंगे, वहाँ अपन इनकी और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर। तो ये तो इसका काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, सूर्य नगरी के नाम से कौन जाना जाता है, जोधपुर। और आपको पता है हैंडीक्राफ्ट का सामान बहुत ज़्यादा बनता है, हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है जोधपुर, तो इसे हैंडीक्राफ्ट सिटी भी कहते हैं। और तीसरी बात, इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि भाई आप जब मेहरानगढ़ की दूर से देखते हो ना, तो यहाँ पे चारों नीले नीले कलर का ज़्यादा उपयोग दिखता है, और दिखता होगा, मैंने कभी जाकर देखा नहीं है लेकिन ऐसा कहते हैं। और अब कारण क्या है कि वो कहते हैं कि सूर्य का अधिक तापमान वहाँ ना हो, इसलिए ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है, ऐसा सुना है मैंने। ठीक है, कभी जाके देखूंगा आराम से और फिर आपको बताऊंगा कितनी इसमें सच्चाई। और जोधपुर को, अब देखो एक नाम याद रखना, जोधपुर को
मरुस्थल का सिंह द्वार कहते हैं, जोधपुर को रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब ये प्रवेश द्वार वाली फिर आगे, तो इसको और थोड़ा ध्यान रखना आप। देखो, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, ठीक है। रेगिस्तान का प्रवेश द्वार जोधपुर, ठीक है। राजस्थान का सिंह द्वार, अलवर, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान का पूर्वी द्वार धौलपुर, और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना। देखो, मरुस्थल का सिंह द्वार और रेगिस्तान का द्वार जोधपुर को, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को, और राजस्थान का केवल प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखने वाली है, और इसको एकदम गौर से आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और इसके अलावा जोधपुर को संस्कृति नगरी भी कहते हैं, तो ये संस्कृति नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अब दोस्तों, मेरे को लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो पढ़ा है, इस पर काफ़ी गहराई से विश्लेषण भी करेंगे, ताकि इनसे जो और प्रश्न बनते हैं उनको भी हम चर्चा में लेंगे। तो अच्छा दोस्तों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके बीच में शेयर करना, और कोई आपको कमी नज़र आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं, और मेरे से आप लोगों को जितना फ़ायदा मिले उतना दे सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।